वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या कवर किया है, जैसे कि अगर हम लास्ट वीडियो की बात करें तो उसमें हमने शुरू किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसका हमने पूरा स्ट्रक्चर देख लिया। उसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, और फिर हम मेमरी ग्लैंड की बात करेंगे। तो जैसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अगर बात करें तो फीमेल में हम लोग पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें ना हमें ओवरी के बारे में पढ़ना है मेनली आपके एनटीएससी के लिहाज से। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अगर बात करें या इसको हम गोनेड्स भी कहते हैं, या क्या है वो ओवरी है, ठीक है। और ओवरीज को हम गोनेड्स भी बोलते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड गोनेड्स, ठीक है। ओवरी का काम अगर देखें, सबसे पहले इसकी वो देख लेते हैं कि ओवरी कहाँ होती है। हमने बता दिया, इंट्रा एब्डोमिनल सेक्शन में बता दिया था। आज इसका फंक्शन देख लेते हैं। ओवरीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, किस लिए होती है? प्रोडक्शन ऑफ ओवम। ये ओवम के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी बात, दे ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन। ओवरी हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है और इसमें से प्रोड्यूस होने वाले जो मेन हार्मोन हैं वो कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन, और कुछ अमाउंट में होता है क्या? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये जो हार्मोन्स हैं ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है फीमेल में। इसके अलावा ये फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन को और प्रेगनेंसी को भी सपोर्ट करते हैं। तो अगर मैं इन हार्मोन्स की बात करूँ तो ये मैं यहाँ लिख सकता हूँ, दीज आर responsible for secondary sex character in फीमेल। और वो क्या होते हैं ये आपको लिखना है कि फीमेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं। मेल के मैंने दिए थे लिखने के लिए, फीमेल के भी लिख लेना आप। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे फीमेल की वॉइस ना सॉफ्ट हो जाती है। इसके अलावा जब फीमेल प्यूबर्टी आती है, इसके अलावा जब फीमेल में प्यूबर्टी आएगी तो उसके मेमरी ग्लैंड डेवलप कर जाएंगे। इसके अलावा फीमेल के अंदर जो फैट थाइज होती हैं फीमेल की, थाइज में फैट का डिपोजिशन हो जाता है। थाइज में फैट का डिपोजिशन, मेमरी ग्लैंड का एनलार्ज हो जाना, ये सब प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर हैं। इसके अलावा जो फीमेल के प्यूबिक पोर्शन है, पेल्विक पोर्शन एब्डोमेन के नीचे वाला, उसमें क्या होते हैं? प्यूबिक हेयर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये सारे चेंजेस आते हैं फीमेल के अंदर। तो ये हो गए आपके। अब ओवरी की हमने बात करी। ओवरी का जो फंक्शन है वो है ओवम का प्रोडक्शन करना। तो ओवम जिस सेल से बनता है उसे बोलते हैं हम लोग oogonia सेल, ठीक है। oogonia सेल से फॉलिकल्स बनते हैं फीमेल में, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल। और फिर ग्राफिन फॉलिकल ब्रेक होता है तो उससे रिलीज होता है ओवम, ठीक है। तो वो हम कुछ पॉइंट्स नोट्स करके यहाँ लिखेंगे। फीमेल में ओवम के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो कहलाता है oogenesis। तो नेक्स्ट हम अब पढ़ते हैं इसमें oogenesis। जैसे मेल में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनता है मेल गैमेट, फीमेल में होता है oogenesis। तो oogenesis क्या है? It is the
प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम oogonia सेल। और इसकी खास बात क्या है, देखो, इट स्टार्ट एट फीटल स्टेज इन फीमेल। फीमेल में ना ये फीटल स्टेज पर ही ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोसेस, oogenesis फीमेल के अंदर होता है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो आगे हम समझेंगे कि फीमेल के अंदर ये हमने oogenesis की बात कर ली। अब हम फीमेल में ना वीकली एक साइकिल चलता है, साइक्लिक चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, फीमेल में कुछ साइक्लिक चेंज आएंगे और उसी साइकिल में फीमेल में ओवम भी रिलीज होता है। उसे बोलते हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हमें यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है। अभी देखो मैंने आपको ओवरी के बारे में बताया, ये सारी चीज़ें बताई, बाकी चीज़ें मैं आपको स्ट्रक्चर में समझा चुका हूँ, उन्हें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यूट्रस के बारे में हम बात करेंगे जब इम्प्लांटेशन को समझेंगे, और वेजाइना और सर्विक्स के बारे में बात करेंगे जब हम इंसेमिनेशन और किसे समझेंगे, डिलीवरी को, यानी कि पार्चुरेशन को समझेंगे। तो इतनी बातें क्लियर हो गई, ये सारे पॉइंट्स आप नोट करें। इसके बाद अगर अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पे चलेंगे, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हम हार्मोन्स देखेंगे कि कौन कौन से हार्मोन oogenesis में, ओवम के रिलीज होने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कौन कौन से फॉलिकल्स उसमें बनते हैं। तो इसे आप नोट करें, फिर हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। डन। तो अब हम कुछ इवेंट्स की तरफ चलेंगे फीमेल में। जो इवेंट देखा जाता है जिसे बोलते हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे मेल में हमने पूरा प्रोसेस समझ लिया ना कि स्पर्म बन गया है, अब हम फीमेल की बात करते हैं और समझते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। These are cyclic changes takes place in किस में होता है ये, इन ह्यूमंस की बात कर लेते हैं, ह्यूमंस फीमेल में, ठीक है। और ये ना कब होते हैं ये, तो थ्रू आउट द ईयर, रिप्रोडक्टिव फेज, इनके पूरे रिप्रोडक्टिव फेज में थ्रू आउट द ईयर रहते हैं ये, ठीक है। जैसे फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेज है ये होता है लगभग प्यूबर्टी कब आती है, 12 से 13 साल की उम्र में। तो 13 ईयर से लेकर 55 ईयर की एज तक फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, यानी कि बच्चे को बर्थ दे सकती है। तो ये जो टाइम पीरियड है फीमेल का, ये है उसका रिप्रोडक्टिव फेज़। तो रिप्रोडक्टिव फेज़ जब तक उसका चलेगा तब तक उसके अंदर पूरे साल ये साइक्लिक चेंजेस आते रहेंगे, इसे बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसमें हमारे पास 3 फेज आते हैं। ये साइकिल कितने दिन का होता है, इट इज़ ऑफ 28 to 29 डेज। ये 28 से 29 दिनों का साइकिल होता है। और इस साइकिल में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारे पास 1 2 3 और एक छोटा सा फेज होता है 4। तो टोटल 4 फेज हैं इसके अंदर। वैसे 3 मेजर फेज देखे जाते हैं, लेकिन एक फेज इसमें और है, बहुत ही छोटा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए टोटल इसमें 4 फेज होते हैं। तो ये साइकिल कितने फेज में कंप्लीट होता है, दिस
वन या हम बोलेंगे सिंगल साइकिल completes in 4 phases। इसमें 4 फेजेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखो। नंबर 1 जो पहला फेज है वो है मेंस्ट्रुएशन फेज। इसको हम ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं, ब्लीडिंग फेज। देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। यहाँ देखो, ये फीमेल का यूट्रस है, ठीक है, ये वजाइना हो गई, ये हो गया उसका फैलोपियन ट्यूब, ये ओवरी है, ओवरी से ओवम रिलीज हुआ, ये ओवम यहाँ जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, आगे मूव करेगा, यहाँ पर आ गया ओवम। जिस टाइम पे ओवम यहाँ आया, ये क्या है, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। तो जिस टाइम पे ओवम यहाँ आया उसी टाइम पे अगर ये स्पर्म जो वजाइना से आगे बढ़ रहा है यहाँ पहुँच जाए और इसके साथ मिल जाए तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ये बदल जाएगा जाइगोट के अंदर, ये बन गया जाइगोट। जाइगोट फिर आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के जो इसकी वॉल है उसके साथ जुड़ जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि अगर ओवम और स्पर्म सेम टाइम पे एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे मिल गए, मतलब जिस टाइम पे ओवम यहाँ पहुँचा उसी टाइम पे स्पर्म भी यहाँ पहुँच गया, तब तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बनेगा और वो जाइगोट यूट्रस के साथ जाके लग जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी। अगर स्पर्म यहाँ नहीं पहुँच पाया, स्पर्म यहाँ पर नहीं पहुँच पाता, स्पर्म अगर यहाँ पर उस टाइम पे नहीं पहुँच पाता जिस टाइम पे ओवम यहाँ पर है, या मान लो स्पर्म गया ही नहीं, तो ये ओवम आगे बढ़ेगा। अब यहाँ आने के बाद ये ओवम क्या हो गया है, खराब हो गया, डीजनरेट हो गया, टूट जाएगा ये, और इसी फॉर्म में वेजाइना से बाहर हो जाएगा। तो जब ये डीजनरेट होगा ना, जब ये ब्रेक होगा, तो उस टाइम पे ओवम तो बाहर जाएगा ही, ओवम के साथ साथ जो एंडोमेट्रियम है यहाँ पे, ये जो एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम भी टूट जाएगी। ये टूटेगी तो ब्लड निकलेगा, और इसके साथ ब्लड के साथ ये अनफर्टिलाइज्ड ओवम वेजाइना से बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम, अनफर्टिलाइज्ड ओवम का ब्लड के साथ बाहर आ जाना, इसे बोलते हैं हम मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। और जो फ्लूइड आ रहा है वो कहलाएगा मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। इसे आम भाषा में पीरियड्स भी कहते हैं। कहते हैं ना, फीमेल्स में पीरियड्स चल रहे हैं, ये पीरियड्स का टाइम है। पीरियड्स में क्या होता है, यही ब्लड के साथ साथ जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम है वो बाहर रिलीज होता है। कई फीमेल्स में पीरियड्स के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्या कि उनके स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन है लगता है, एक्सेसिव पेन होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये एंडोमेट्रियम है ये बहुत सेंसिटिव टिश्यू है, इसके पास नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, तो नर्व्स भी हैं, ब्लड वेसल्स भी हैं, तो जो न्यूरॉन जब डैमेज होगी तो वो पेन सेंसेशन क्रिएट करेगी, ठीक है। मसल्स ब्रेक हो रहे हैं तो पेन सेंसेशन क्रिएट होगा, तो एंडोमेट्रियम इस टाइम पे ब्रेक हो जाती है और ओवम बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये हुआ मेंस्ट्रुअल फेज। ये कितने दिन तक रहता है, इट इज फ्रॉम 3 to 4 days of मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का 3 से 4 दिन का फेज होता है ये, ठीक है। टोटल साइकिल 28 की है, 3 से 4 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेंस्ट्रुएशन फेज रहेगा। इसमें होता क्या है, तो इन दिस
phase, endometrium get break and unfertilized egg along with blood release out थ्रू, किसके थ्रू आएगा बाहर ये? रिलीज आउट थ्रू वेजाइना, वेजाइना के थ्रू ये बाहर रिलीज आउट करेगा। समझ में आ गई इतनी बात? तो ये हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसमें जो ब्लड, जो ये फ्लूइड आ रहा है, दिस फ्लो इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। ठीक है, तो ये हुआ आपका मेंस्ट्रुएशन फेज। ठीक है जी, तो पहला फेज क्लियर हो गया। अब हम सेकंड फेज की तरफ चलते हैं, दूसरा फेज जो है इसके अंदर। तो जो सेकंड फेज है, अब देखो अब क्या हुआ, यहाँ से ये तो बाहर चला गया, फर्स्ट फेज क्लियर हो गया। अब सेकंड फेज हमारे पास में आता है, और सेकंड फेज है फॉलिक्यूलर फेज, या इसे बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। इस फेज में ना फॉलिकल्स की फॉर्मेशन होती है। एक बात मैं आपको और बताऊं कि फीमेल में हमने पढ़ा oogenesis होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन उसके फीटल स्टेज में ही शुरू हो जाता है। जितनी भी oogonia सेल बननी है उस फीटस में, उस फीमेल में, वो उसके बर्थ से पहले बन जाएंगी। ध्यान से सुनिए, जितनी भी oogonia सेल बननी है उस फीमेल में, वो उसके बर्थ से पहले बन जाएंगे। मतलब ये कि बर्थ के बाद और oogonia सेल नहीं बनती फीमेल के अंदर। समझ में आ गई ये बात? अब जो oogonia सेल बनी हैं, इसमें अब डिवीज़न होंगे, है ना, मियोसिस डिवीज़न होगा, फिर उससे गैमेट बनेगा। तो इसमें ना, जैसे ये oogonia सेल बनी, ये ओवरी के अंदर चलेगा सारा प्रोसेस। oogonia सेल बनी, इस oogonia सेल में, ये अभी ओवरी के अंदर चल रहा है, इस oogonia सेल में ये लेयर बनती है एक, तो ये कहलाता है प्राइमरी फॉलिकल। फिर एक और लेयर बनेगी, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा टर्शियरी फॉलिकल में, फिर कन्वर्ट हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल में। ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, इन दिस फेज, इस फेज में क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल कॉमा सेकेंडरी फॉलिकल कॉमा टर्शियरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड। और ये सब कहाँ हो रहा है, इनसाइड ओवरी। ये सब ओवरी के अंदर ही हो रहा है। तो ये सब बन गया। अब जैसे ही ये सब बन गया, तो ये क्या हो गया आपका फॉलिकुलर फेज। इस फेज में इसकी फॉर्मेशन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है FSH। ये आप याद रखना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देते हैं, हार्मोन रेस्पॉन्सिबल इज FSH, जिसे बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझ में आ गई इतनी बात? याद है आपको कि पिछले चैप्टर में ये टर्म आई थी FSH, तो आपने में से किसी ने मुझसे डाउट पूछा था कि सर FSH का फंक्शन क्या है, तो मैंने कहा था रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बताऊंगा। तो FSH का फंक्शन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? फॉलिकल्स की फॉर्मेशन कराएगा। तो बना रहा है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ग्राफियन फॉलिकल। इसी ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये सेल है। अब ये ग्राफियन फॉलिकल ना ब्रेक होगा, ये ब्रेक हुआ, जैसे ही ये ब्रेक होगा तो ये जो ओवम है ये रिलीज हो जाएगा यहाँ से, ये है ओवम। तो ग्राफियन फॉलिकल के ब्रेक होने से ओवम रिलीज हुआ, तो ये तीसरा फेज कहलाया कौन सा? ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, इसको बढ़ाने से पहले मैं इसका टाइम बता दूं आपको कि जो फॉलिकुलर फेज है वो कब से कब तक रहता है। तो इसका जो टाइम पीरियड है यहाँ लिख रहे हैं ब्रैकेट में, फॉलिकुलर फेज का टाइम होता है 7 to 12 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। 12वें दिन तक ये वाला फेज चलता है। इसके बाद 13 से 15 दिन तक के बीच में जो फेज है, ये हम बोलेंगे जो 14th डे में जो फेज होता है वो होता है कौन सा? ओव्यूलेटरी फेज। तो इसको मैं अब कर देता हूँ। अब आएगा थर्ड फेज इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अब देखिए, थर्ड फेज की अगर हम बात करें तो वो है ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, इसमें क्या होता है? इन दिस फेज ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक टू रिलीज ओवम, और इसे क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओव्यूलेशन। इसे ओव्यूलेशन भी बोलते हैं। और ये जो ओव्यूलेशन है ये कितने दिन तक रहता है? इट इज शॉर्टेस्ट फेज। ये शॉर्टेस्ट फेज होता है, सबसे छोटा फेज यही है पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल का। और ये कब होता है? ये होता है 14th डे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन होता है ये। और इसमें कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? हार्मोन रेस्पॉन्सिबल इज LH। LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ये रिस्पॉन्सिबल है ओव्यूलेशन के लिए, ओव्यूलेटरी फेज के लिए। इस टाइम पे जो एंडोमेट्रियम है वो दोबारा से डेवलप हो जाती है। तो एंडोमेट्रियम रीफॉर्म। अब देखो समझ में आ गई बात। अब देखो ओवम रिलीज हो गया, फिर से ओवम कहाँ जाएगा? फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ अब वहीं पहुंचेगा एम्पुलरी स्टमक जंक्शन में। अगर जो फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो दोबारा से शुरू हो जाएगा सिक्रीटरी फेज, फिर से वही मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ओव्यूलेटरी फेज। इसमें एक तो ये चेंज आया, एंडोमेट्रियम दोबारा बन गई, हार्मोन जो हो गया वो ये रिस्पॉन्सिबल है। इसमें एक चीज़ आप और लिख लीजिए, देखो ये था ना आपके पास, ये क्या था? ये था ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ये ब्रेक हुआ, इससे रिलीज हो गया ये ओवम। तो जो ब्रेक होने के बाद जो पार्ट बचा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आफ्टर ब्रेकिंग
ग्राफियन फॉलिकल चेंजेस इनटू, ये याद रखना नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कॉर्पस ल्यूटियम। ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका ओव्यूलेटरी फेज। इसके बाद लास्ट फेज जो आता है, चौथा फेज, वो है सिक्रेटरी फेज। और इस फेज में रिलीज होंगे हार्मोन, किससे? इसी कॉर्पस ल्यूटियम से। तो क्या होता है देखो, इन दिस फेज कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज हार्मोन। कौन कौन से? मेनली प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन एंड कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन भी रिलीज करेगा। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये क्या करता है? इट सपोर्ट प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा। ठीक है, अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया तब। ये जो फेज है ये कब से कब तक रहता है? इसका टाइम है, ये रहता है आपका 18 to 23 या 24, 26 डेज तक रहता है। ये वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, डेज। अब देखो, अगर जो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जैसा कि हमने पहले बताया था, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? तो फिर से एक नई मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगी, दोबारा से आ जाएगा मेंस्ट्रुएशन फेज। तो ये 4 फेज हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। समझ में आ गई आपको बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो आपको ये चारों फेज पता होने चाहिए। हॉर्मोन्स कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। क्या क्या चेंज आते हैं वो हमने देख लिया। कौन सा फेज कितने दिन का होता है ये भी हमने देख लिया। सबसे छोटा फेज कौन सा होता है ये भी हमने देख लिया। तो ये है फीमेल के अंदर होने वाले साइकिलिक चेंजेस। आपको ये फेज अच्छे समझ में आ गए तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो इसे नोट करें। और इसके बाद अब हमने फीमेल में ओवम प्रोडक्शन देख लिया, कैसे बन रहा है, कहाँ पहुँच रहा है ओवम, क्या क्या चेंज आ रहे हैं, प्रेगनेंसी को कौन सपोर्ट करेगा, ये हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे फीमेल के अंदर आगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, अब हम कुछ इवेंट्स देखते हैं इसमें कि मेल पार्टनर अपने स्पर्म को रिलीज़ करेगा फीमेल के बॉडी में और फिर फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा, गेस्टेशन, पार्चुरेशन किस तरह से होगा, लैक्टेशन कैसे होगा, वो सारी चीज़ें आज ही समझेंगे। तो इसे मैं आप नोट करिए। डन? सो अब आपने देखो देख लिया कि मेल गैमेट भी बन गया है और फीमेल गैमेट भी बन गया है। अब मेल गैमेट, मेल पार्टनर क्या करेगा? अपने गैमेट को या स्पर्म को रिलीज़ करेगा फीमेल ट्रैक्ट के अंदर और उसके लिए जो प्रोसेस होगा उसे बोलेंगे इंसेमिनेशन। तो अब हमारे पास में आता है, छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे अब, है ना। इंसेमिनेशन, इसमें क्या होगा? इन दिस प्रोसेस मेल deposited semen into female रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि वेजाइना में, सर्विक्स में रिलीज कर दिया तो फिर इसके बाद क्या होगा? अगला स्टेप
और ये कैसे करेगा रिलीज? ये करेगा रिलीज बाय क्वाइटस। क्वाइटस नेचुरली तो क्वाइटस के थ्रू कर सकता है या आर्टिफिशियली भी करवा सकते हैं इंसेमिनेशन। क्वाइटस मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास में इवेंट आता है, अब देखो मेल पार्टनर ने फीमेल की बॉडी में क्या कर दिया, स्पर्म रिलीज कर दिया है। अब वो स्पर्म आगे बढ़ेगा, मूव करता हो जाएगा और ओवम के पास पहुंचेगा और ओवम को कर देगा फर्टिलाइज्ड। तो अगला जो स्टेप आएगा वो है फर्टिलाइजेशन। अब देखो अगर जो फीमेल में फर्टिलाइजेशन होना है तो ओवम और स्पर्म दोनों कहाँ मिले, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन में मिल जाए। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट। मेल और फीमेल गैमेट मिलकर क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। बन गया जाइगोट, तो जाइगोट सिंगल सेल स्ट्रक्चर बन गया। अब उस जाइगोट में डिवीजन होगा और डिवीजन से क्या बनेगा, डिवीजन से बनेगा ब्लास्टोसिस्ट और फिर वो ब्लास्टोसिस्ट जाके इम्प्लांट कर जाएगा। तो इस डिवीजन को बोलते हैं हम लोग क्लीवेज। अगला स्टेप है क्लीवेज। इसमें क्या होगा, इन दिस zygote undergo mitosis division to form 32 celled structure called, क्या बोलते हैं इसको, कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अब ये ब्लास्टोसिस्ट जाके एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन जिसे बोलते हैं कि फीमेल अब प्रेग्नेंट हो गई। इसमें क्या होता है, in this process blastocyst attached with endometrium of female, ठीक है, इसे बोला हमने क्या, इसको बोला हमने इम्प्लांटेशन। जब ये अटैचमेंट हो जाएगा ना, अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या कहलाएगा, अब ये कहलाएगा गैस्ट्रुला, क्योंकि इसके अंदर अब जर्म लेयर बनेंगे और फिर उन जर्म लेयर से अलग अलग ऑर्गन बनेंगे। तो अब हम कुछ पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे। आफ्टर इम्प्लांटेशन germ layers are formed and now it is called gastrula। इसे बोला गया गैस्ट्रुला and process is called गैस्ट्रुलेशन। और जर्म लेयर कौन कौन सी होंगी, जर्म लेयर जो बनेगी वो 3 बनेगी, 3 जर्म लेयर बनेगी। देखिए, एक्टोडर्म जो कि होगी आउटर, एंडोडर्म जो कि होगी
इनर और मीजोडर्म जो कि होगी मिडल। आप एक काम करना, इसको यहाँ लिख लेना, इसको यहाँ लिख लेना, ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा। तो ये हो गया आपका, तीनों जर्म लेयर बन गई। अब इन तीनों जर्म लेयर से फ्रॉम दीज germ layers all organs are formed। सारे ऑर्गन बनेंगे और ये जो प्रोसेस है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, ये सारा जो चेंज चल रहा है, क्लीवेज हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, जर्म लेयर बन गई, ऑर्गन डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये सारा मिला के कहलाता है जेस्टेशन पीरियड, जो कि कितना होता है फीमेल में? फीमेल में होता है 9 मंथ का, 280 दिनों का होता है ये। तो 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड होगा। उस जेस्टेशन पीरियड में फीमेल की बॉडी के अंदर जो फीटस है उसकी डेवलपमेंट चलेगी, वो डेवलप होगा। अच्छा, डेवलपमेंट के लिए फीटस को न्यूट्रिशन चाहिए, तो यहाँ पर इसमें उसको न्यूट्रिशन देने के लिए इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन देने के लिए इसमें प्लासेंटा की फॉर्मेशन होती है, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू बनता है जिसे बोलते हैं प्लासेंटा। तो हम यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, प्लासेंटा। इट इज न्यूट्रिशनल supply tissue formed by maternal and fetal part। ये मैटरनल और फीटल पार्ट दोनों से बना होता है, और ये फीटस के साथ जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है उसे बोलते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड। इट इज attached to या with fetus by umbilical cord। umbilical cord से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। प्लासेंटा का फंक्शन क्या है? तो प्लासेंटा का फंक्शन लिखिए 2 पॉइंट। प्लासेंटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द fetus and removal of waste material। फीटस को न्यूट्रिएंट देगा और वेस्ट मेटल को रिमूव करेगा, ठीक है। इसके अलावा एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन gland, also act as endocrine gland because it release hormone। ये कुछ हार्मोन रिलीज करती है। कौन कौन सा मैं यहाँ लिख रहा हूँ नाम, ये कुछ हार्मोन रिलीज करती है, जैसे HCG, फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरायोनिक गोनेडोट्रॉफिन। दूसरा है HPL, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन।
ठीक है। तो ये कुछ हार्मोन्स आप लिख लीजिए जो ये सारे प्रेगनेंसी को ही सपोर्ट करते हैं और ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही रिलीज होते हैं। और भी आपको दिनेश की बुक आपके पास है, उसको आप देखिएगा, आपको और भी हार्मोन्स के नाम वहाँ पर मिल जाएंगे जो प्लासेंटा से निकल रहे हैं, तो उन्हें भी आप मेंशन कर लेना अपने नोट्स में। तो ये हमने पढ़ लिए इवेंट्स। अब देखो, अब हमने ये पढ़ा कि इम्प्लांटेशन हो गया, जर्म लेयर हो गई, ऑर्गन फॉर्मेशन हो गई, प्लासेंटा के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो चेंज आएगा वो है, हम देख लेते हैं एक बार गैस्ट्रुलेशन को कि भाई गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन देख लिया हमने, जेस्टेशन पीरियड क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसे नोट करिए। हमारे पास आता है अब जेस्टेशन। जेस्टेशन का मतलब है इट इज़ अ टाइम पीरियड, इट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीटस। ठीक है, एक फीटस का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाना। और ये टाइम पीरियड कितना होता है जेस्टेशन पीरियड? जेस्टेशन पीरियड फॉर ह्यूमन के लिए कितना है? 9 मंथ्स, जिसे हम 280 डेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, और हाथी के लिए कितना होता है? हाथी के लिए होता है 21 महीने का। तो ये हो गया आपका जेस्टेशन पीरियड। जब जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो जो बेबी है उसका बर्थ हो जाएगा और उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। तो अब लास्ट हमारा टॉपिक है इसमें पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब है डिलीवरी ऑफ फुल्ली डेवलप्ड फीटस। ठीक है, और ये किसके थ्रू होता है? थ्रू द बर्थ कैनाल। और बर्थ कैनाल किससे बना हुआ है? मेड अप ऑफ सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइना। ठीक है, अब ये जो पार्चुरेशन है ना, ये एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। इट इज अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। इसका मतलब इट मीन्स it is controlled by neural signal and hormone। और जो इसमें न्यूरल सिग्नल रिलीज होता है उस न्यूरल सिग्नल को बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और जो इसमें हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं वो 2 हैं। कौन कौन से? एक है ऑक्सीटोसिन, ये क्या करता है? कॉजेस विगरस
कॉन्ट्रैक्शन इन मायोमेट्रियम, जिससे पेन होगा उसे बोलेंगे लेबर पेन, फीमेल को दर्द होता है ना बेबी के बर्थ के टाइम पर। और दूसरा हार्मोन है रिलैक्सिन। ये क्या करता है, ये इस सर्विक्स को डायलेट कर देता है ताकि सर्विक्स फैले और जो बेबी है वो उसके थ्रू बाहर आ जाए। ठीक है, तो रिलैक्सिन क्या करता है, कॉजेज डायलेशन ऑफ सर्विक्स। तो ये हो गया, बेबी का बर्थ भी हो गया, जन्म हो गया बच्चे का। अब इसके बाद लास्ट फेज आता है, बेबी के बर्थ के बाद उसको मिल्क भी तो फीड करवाना है, तो इसे बोलते हैं लैक्टेशन, मिल्क फीडिंग। लैक्टेशन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं वो दो हैं, कौन कौन से, एक तो है ऑक्सीटोसिन। ये किस लिए होता है, ऑक्सीटोसिन होता है कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ऑफ मेमरी ग्लैंड, ताकि मिल्क जो है वो बाहर निकले, रिलीज हो। और दूसरा जो है ऑक्सीटोसिन के बाद हमारे पास में जो नेक्स्ट है वो है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन होता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, और मिल्क कहाँ से निकलेगा, मेमरी ग्लैंड से निकलेगा। तो यहाँ मेमरी ग्लैंड की बात हमने कर ली। मेमरी ग्लैंड की अगर बात करें फीमेल के अंदर, जैसे हम ब्रेस्ट बोलते हैं, ये फैटी टिश्यू के बने होते हैं। और इस पे जो ऊपर जो मेमरी ग्लैंड के ऊपर जो निप्पल देखी जा रही है, दिस इज कॉल्ड निप्पल। और निप्पल के अंदर पोर होते हैं जिनसे मिल्क जो है वो सक करने पर रिलीज आउट हो जाता है। जो लैक्टेशन होता है ना, मिल्क इजेक्शन जो होता है, ये मिल्क इजेक्शन इमोशन की वजह से हो सकता है कि बच्चा कभी रोएगा तो भी फीमेल में मिल्क इजेक्शन शुरू हो जाता है। और जब मिल्क को निप्पल को सक किया जाता है तब भी क्या होता है, बेबी के सक करने से वो मिल्क जो है रिलीज आउट होता है। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट नोट समझना है हमें, यहाँ लिख देता हूँ मैं वो नोट। देखो, जो फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है आफ्टर पार्चुरेशन, उसमें एक येलो कलर की बॉडी पाई जाती है। दी फर्स्ट मिल्क eject out after parturition contain a yellow colored body, और उसे नाम दिया गया है called कोलेस्ट्रम। और कोलेस्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है बेबी के लिए, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, कंटेन एंटीबॉडी या इम्यूनिटी। इसमें इम्यूनिटी दिखाई जाती है, कौन सी, IgA। ठीक है, IgA IgE इट इज़ फॉर, इतना ही आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इसमें इम्यूनिटी देखी जाती है, ये जो एंटीबॉडी है जो उस बच्चे को बचा के रखेगी इन्फेक्शन वगैरह से। तो ये पैसे इम्यूनिटी है सबसे पहली जो उसको मदर से मिलती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमने कवर कर लिया हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन आज ख़त्म। तो आज हमने पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, इसी का है, और वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो उसकी मैं डेफिनेशन आपको लिखवाऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे बात करेंगे।
अब देखिए, अब हम शुरू करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या होता है ये कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।